चलिए, क्या है ना कि ये जो लेजर है टोटल 82, इसका टेक्निक है, टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। ऐसा सोचिएगा रट के याद कर लें तब भी होगा, पर उतना नहीं हो पाएगा। और लेजर में क्या है ना, अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो जब जब आप एंट्री बनाइएगा उस समय आप क्या बार बार कॉपी उल्टाना, फिर उस 82 को में खोजना कि कहाँ पर है, संभव है नहीं है। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है, हे भाई सो गया, इधर आइए, कहाँ थे आप, इधर इधर आगे आ जाइए। तो इसको जो है ना आपको टेक्निक से इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए क्या बोले, होता तो और भी है लेकिन 82 सफिशियंट है, इससे में भी आपको 20 को काम आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको टेक्निक से समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। तो सिंपल है, कैपिटल कैपिटल में जाएगा। कैपिटल जो भी होता है पूंजी, जो भी ऑनर या मालिक या स्वामी के द्वारा लगाया जाता है वो पूंजी होता है। तो कैपिटल कैपिटल में जाएगा, ये तो सीधा है एकदम, इसमें तो याद करना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, जब बहुत सारे मिलकर, यानी कैपिटल माने कोई एक आदमी पूंजी लगा दिया, मालिक ऑनर या स्वामी कहलाता है। और शेयर कैपिटल में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति जब मिलकर किसी कंपनी में पूंजी लगाते हैं, तो जब मिलकर पूंजी लगाया तो वही होता है शेयर कैपिटल। एक तरह से कह सकते हैं कि शेयर मार्केट से लोग कैसे अपना शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाता है ना, तो उस कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, यानी उसका आपने एक पूंजी परचेज कर लिया, तो वही होता है शेयर कैपिटल। जब कैपिटल कैपिटल के अंदर आएगा तो शेयर कैपिटल भी कैपिटल के अंदर आएगा, यानी ये भी क्या हो गया, पूंजी हो गया। क्या हो गया, पूंजी हो गया। अब समझिए, इतना आपको याद नहीं करना, सीधे यहाँ तक एक के बार आते हैं। कोई भी बैंक हो, एग्जाम्पल के तौर पर दिया, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, उत्तर, कोनो बैंक हो, दुनिया का कोई भी बैंक की एंट्री आप करेंगे, अब लास्ट में क्या लिखा, ऑल बैंक। ऑल बैंक मतलब सभी बैंक, कोई भी बैंक है तो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, यानी ये पहले से बना बनाया रहता है और ये आपको बनाना पड़ता है, आप जो बनाए भी हैं। तो ये जो बैंक अकाउंट है, चाहे कोई भी बैंक हो, कोई बार SBI किसके अंदर जाएगा, बैंक अकाउंट, PNB किस में जाएगा, UBGB किस में जाएगा। तो यहाँ तक याद हो गया, टेक्निक से सब समझना पड़ेगा, समझ गए। अब आते हैं OCC या CC या OD, ये एक कैटेगरी है। OCC मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट, CC मतलब क्रेडिट कार्ड, OD मतलब ओवर ड्राफ्ट। समझे क्या क्या बोले हम, OCC मतलब ओवर कैश क्रेडिट, CC मतलब क्रेडिट कार्ड और OD मतलब ओवर ड्राफ्ट। एक ऐसा सुविधा जो बैंक कई सारे बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है, वो सुविधा ये होता है कि अगर आपके खाता में पैसा नहीं है तब भी आपका चेक पास कर जाएगा। कई बार जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसको हमेशा ये बात याद रहता होगा कि मेरे खाते में कितना पैसा है, नहीं याद रहता। अब कभी पैसा किसी का आया, किसी को चेक काट दिए, अब अगर खाता में मान लीजिए कि हम 4 लाख का चेक काटे, खाता में 3 लाख रुपये है, चेक पास होगा, चेक बाउंस कर जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बैंक के तरफ से या वो खुद जाके बैंक में OD की सुविधा लेते हैं, ओवर ड्राफ्ट। एक एक करके सब समझा देंगे। ओवर ड्राफ्ट जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख का OD लिया, तो उसमें क्या है कि अगर 10 लाख का कोई ओवर ड्राफ्ट की सुविधा लेता है तो वो 10 लाख का एक्स्ट्रा चेक काट सकता है बिना पैसा का, यानी उसके खाता में पैसा नहीं भी रहेगा। मान लीजिए कि वो 5 लाख का चेक काटा और उसके खाता में 3 लाख रुपये है, तो 3 लाख उसके अकाउंट से कट जाएगा और 2 लाख रुपये जो है वो OD अकाउंट के अंदर कट जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब वो 8 लाख रुपये जमा करेगा तो 2 लाख बैलेंस उधर भी किस हो गया, उसके अकाउंट में कितना बचेगा, 6 लाख। ये होता है OD, ओवर ड्राफ्ट। ये सुविधा क्या बोले, OD का फुल फॉर्म ओवर ड्राफ्ट, यानी एक ऐसा खाता जिसमें आपका पैसा नहीं भी रहेगा। जैसे आप 5 लाख का OD लिए तो 5 लाख रुपया उस खाते से आप यूज कर सकते हैं, आपका पैसा नहीं है तब भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको दे देगा, नहीं देगा, वो सबको थोड़ी देता है। अगर ऐसा करने लगे तब तो सब आदमी ले लेगा, पैसा निकाल के भागिए जाएगा। नहीं, वो क्या करता है, वो बिजनेस देखता है आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन कैसा है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, उस आधार पर आपको ये सुविधा दी जाती है इमरजेंसी के लिए, ताकि आप OD अकाउंट का यूज कर सके और आपका कोई चेक बाउंस ना हो। ये सुविधा आपको मिलती है ओवरड्राफ्ट। उसी को CC क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 का एक क्रेडिट कार्ड मिला, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड का मतलब ये हुआ कि आपको पैसा खाता में है नहीं है, लेकिन 50,000 की शॉपिंग आप कर सकते हैं। बहुत आजकल तो 50,000 तो बहुत मामूली बात है, नॉर्मल देखते हैं कि 1 लाख 2 लाख का क्रेडिट कार्ड आराम से इशू कर देता है। तो 2 लाख का मतलब ये हुआ क्रेडिट कार्ड से आप मोबाइल खरीदिए, कुछ खरीदे और इमरजेंसी में आपको काम आएगा। जैसे अपने लोग के एरिया में क्या चलता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या चलता है, जब कोई आदमी नौकरी में है
तो दुकान में उसका खाता चलता है, सैलरी आता है तो पैसा देता है। बाहर में ऐसा नहीं है, वहाँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, आपका सैलरी आया कार्ड में अपना जमा कर दीजिए। इसमें भी 40 से 45 दिन, किसी में 50 दिन का पीरियड होता है। अगर उतना दिन के अंदर वो पैसा आप उसमें जमा कर देते हैं जो एक्स्ट्रा आपने निकाला बैंक के द्वारा, तो आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो समय सीमा आपका पास कर गया ना, तो इतना ज़्यादा चार्ज ले लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, कभी कभी तो 3% लगभग पर डे चलता है उसका, बहुत महंगा, समझे। अरे तो वो आपको इमरजेंसी के लिए दिया है। अब आप क्रेडिट कार्ड से एकदम शॉपिंग पर शॉपिंग कर रहे हैं और पैसा है नहीं है तो दिक्कत तो होगी ना। ये ओडी ओसीसी हो गया। अच्छा, ओवर ओसीसी और सीसी मोटा मोटी एक के हैं। ओवर कैश क्रेडिट बोलिए, क्रेडिट कार्ड बोलिए। अब जैसे किसान को मिलता है, जैसे किसान पहले क्या करता था, गांव में वो लेता था, कर्ज लेता था, साहूकार से ब्याजे में उसका सब पैसा खत्म। तो किसान को मिला केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें क्या होता है, वो अपना खाद बीज और जो भी उसको लेना है वो क्रेडिट कार्ड से ले लेगा, कोई शुल्क भी नहीं लगेगा उसको। और उसका समय होता है 3 महीना 4 महीना, जितना जिसका रहे, सबका अलग अलग होता है। वो लिया, उसका अपना माल बेचा, फिर अपना कार्ड का बिल चुका दिया। तो ये उस साहूकार से, मतलब किसी भी से लोग से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो किसी भी बैंक का ओडी हो, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक कोनो बैंक का ओडी अकाउंट हो, तो वो किसके ग्रुप में जाएगा, बैंक ओडी। समझ गए, समझ गए, आपको याद होगा, रट के नहीं, समझ गए ना, ओडी समझ गए। अब समझते हैं ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच माने शाखा और डिवीजन मतलब वो जो ब्रांच है वो है कहाँ पर। जैसे अब देखते हैं SBI फॉरबिसगंज, तो SBI ब्रांच का नाम, फॉरबिसगंज उसका डिवीजन हो गया, समझे। अब जैसे फॉरबिसगंज में 3 SBI का ब्रांच है, तो आखिर है तो SBI का ही। तो यानी कभी भी आप अपनी कंपनी का, अपने दुकान का, अपने मॉल का, अपने बैंक का, अगर और भी कई जगह पर उसका जो है आप खोलते हैं, जैसे हमारा कीट एक यहाँ खुल गया, एक सिमराहा में खुल गया, तो सिमराहा वाला क्या लिखा गया, KIIT सिमराहा, तो उसका हो गया ब्रांच कीट का और डिवीज़न हो गया सिमराहा। जैसे कोई बथनाहा में खोल लिया, कोई जोगबनी में, तो यानी एक ही चीज़, एक ही कंपनी के, दुकान के, मॉल के जब कई जगह पे खुल जाते हैं तो उसको ब्रांच एंड डिवीज़न में रखा जाता है, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी हो। तो ब्रांच माने शाखा, डिवीज़न माने वो किस जगह पर है, समझ गए। आते हैं डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है। डिपॉजिट फ्रॉम एनी कस्टमर, मान लीजिए कि आपका एक कस्टमर है बहुत बढ़िया, उसको नेपाल घूमना था और नेपाल घूम के आएगा तो आपसे माल लेके जाएगा, ठीक है। फारबिसगंज आया माल लेने के लिए, अब आपके पास क्या किया, वो 2 लाख रुपए जमा दे दिया, बोला कहाँ नेपाल लेके जाएंगे, आप ये मेरा पैसा रखिए और हम उधर से आते हैं घूम घाम के तो माल लेके फिर अपना चले जाएंगे। तो ये क्या है कि कस्टमर के द्वारा आपको जमा किया गया है, तो ये है डिपॉजिट एसेट, यानी उसकी जमा की गई संपत्ति आपके पास है। तो यही बात यहाँ लिखा है, डिपॉजिट फ्रॉम एनी कस्टमर, यानी कोई भी कस्टमर अगर आपको रुपया, पैसा या कोई संपत्ति या कुछ भी दे दे, रखिए, तो वो क्या हुआ, डिपॉजिट एसेट, यानी जमा की गई संपत्ति। किसकी संपत्ति, जो सामने वाला दिया, जो कस्टमर आपको दिया है उसकी, समझे। अब यहाँ देखिए, ये पूरा आप याद नहीं करना, इसको तरीका से याद करना। सबसे पहले समझते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस को, इसको समझिए, पहले भी समझाए हैं, ठीक है, अभी फिर समझाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि वैसा खर्च जो हर महीने होगा, पता है कि होबे करेगा। टेलीफोन बिल, हम यहाँ टेलीफोन लगाए हैं, हर महीने उसका बिल आएगा, हालांकि वाईफाई वाला हम लगाए, एक ही बात है। तो उसमें क्या, टेलीफोन बिल हर महीने आएगा, बिजली बिल हर महीने आएगा। ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, जैसे रूम रेंट हर महीने देना पड़ेगा ना, हम मकान भाड़ा पे लिए हर महीने देना पड़ेगा। तो ऐसा चीज़ जो आपको पता है कि हर महीने हमको देना ही पड़ेगा, वो सब चीज़ एक बार में समझ लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। किसके अंदर, जो हर महीने देना है, पता है कि देना ही देना है, वो किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे टेलीफोन बिल हर महीना, अब ये मोबाइल रिचार्ज हर महीना, लेकिन अगर कभी नेपाल बात करना है तो आपका और फ्री वाला से तो जाएगा नहीं जाएगा, तब उसमें आपको 20 रुपया रिचार्ज करना पड़ेगा या 50 का रिचार्ज करना पड़ा, वो तो अचानक करना पड़ा, तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो गया, अचानक होने वाला खर्च, क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ एक बार समझ लीजिए, टेलीफोन बिल हर महीना, मोबाइल वाईफाई बिल कनेक्शन हर महीना, ऐसा थोड़ा रोज रिचार्ज करेंगे, नहीं ना। पानी का बिल, अगर वो पानी का बिल आ रहा है, ठीक है, तो वो हर महीना आएगा, मंथली हिसाब से, जनरली लोग मंथली ही लेता है ना। लेकिन ऐसे गर्मी लग रहा था, एक बोतल ठंडा पानी बगल से मंगवा दिए, तब किस में जाएगा, डायरेक्ट टैक्स में। अचानक होने वाले सारे खर्च किस में गए, डायरेक्ट टैक्स में। उसी तरह सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हर महीने देना है, तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में। उसी तरह कमीशन, अब देखिए आ रहा है
सीधी बात समझिए, अगर हम सैलरी दिए तो एक्सपेंस, सैलरी आया तो इनकम, आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस ना, चाहे जो भी हो। अब इनडायरेक्ट अगर है, जाने में इनडायरेक्ट है तो आने में भी इनडायरेक्ट होगा ना। अब जैसे मान लीजिए है क्या, मोबाइल रिचार्ज, तो मेरा यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर मान लीजिए कि हमको मोबाइल रिचार्ज आया, यानी हमने किसी का रिचार्ज कर दिया, हमको पैसा आया, तब यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। क्या हो जाएगा, समझे। अब हम ऐसा भी तो सोचता, मेरा दुकान है, हम रिचार्ज कर रहे हैं, हमारा वाईफाई सर्विस है, हमको हर महीने महीने पैसा आ रहा है, तो जब आएगा तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, खर्च। अब यहाँ देते हैं पानी, सैलरी हो गया। कमीशन देखिए, कमीशन कभी फिक्स नहीं होता, कभी सुने कमीशन में फिक्स हुआ नहीं। कमीशन क्या, जितना काम करेगा उतना कमीशन। LIC का एजेंट हर महीने महीने जितना काम करेगा कमीशन मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो कमीशन हमेशा डायरेक्ट ही होता है, चाहे आना हो या जाना। बस याद रखना, गया तो एक्सपेंस, आया तो इनकम। समझिए, गया तो एक्सपेंस, आया तो, बोलिए, पेड कमीशन। देखिए, रिसीव कमीशन डायरेक्ट इनकम है ना, अब पेड कमीशन डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज हो गया। चैरिटी माने चंदा होता है, दान। अब दान देते तो रोज रोज थोड़ी देंगे, महीना महीना थोड़ी देंगे, कभी कभी देंगे ना। तो ये कौन सा होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, समझ गए। तो डायरेक्ट हो गया। हाँ क्या, वेजेज, लेबर, मजदूरी। अब लेबर उबर को रोज थोड़े बुलाते हैं, कभी कभी दिवाली, साफ सफाई कभी कभार होता है ना, जंगल झाड़, मम्मी बोली लेबर बुला के लाओ ना, तो ये सब क्या कभी कभी होता है। तो ये किस में गया, डायरेक्ट में। और अगर हम इसी लेबर को मंथली सिस्टम पे रख लेता, समझ में आया। बस टेक्निक से आपको ये सब याद करना होगा। ये जो सोचिएगा हम रट के करेंगे नहीं। हाउस रेंट है, हर महीने देना है, इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, कभी कभी घूमने गया, रूम भाड़ा लिए होटल में, तब कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा, है ना। चलिए अब आइए, CGST हो, SGST हो, IGST हो या कोनो टैक्स हो, कोई भी टैक्स जो होता है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। जितना भी टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, और आपको जैसे CGST का होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबका फुल फॉर्म बताना जरूरी नहीं है अभी, है ना। सेल्स टैक्स, ये सब जितना भी टैक्स, एक लाइन में याद रखिए, कोनो टैक्स किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। उसी तरह से अब यहाँ पे समझते हैं, इनकम टैक्स हो गया। अब ये क्या है, डिप्रिसिएशन, ये ह्रास होता है। अब ह्रास क्या होता है, कोई सामान आप खरीदते हैं और यूज करते हैं, बेचिएगा तो उतने में बिकेगा, बिकेगा, घाटा लग जाएगा ना। कोई सामान खरीदे बेचने के लिए ना, यूज करने के लिए ना, मोटरसाइकिल खरीदे चढ़ने के लिए, खाली शोरूम से निकाल के रोड पे ले आइएगा ना, उसके बाद दोबारा जाइएगा वापस करने, कहेगा 10,000 घटा के देंगे, है ना। तो ये जो आप अचानक कोई भी सामान को खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेचने जाते हैं या साल भर यूज करके बेचे, तो उसके सामान के दाम में जो कमी आती है वो कितना कमी आएगा, किसी को पता है। कि आपको पता है कि आज आप जो मोबाइल आप खरीदे, जो लैपटॉप आज खरीदे, उसको साल भर बाद कितना में बेच लीजिएगा, पता है आपको। तो उसमें जो नुकसान हुआ तो वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, क्या होगा। लेकिन कभी कभी डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट में भी जाता है। कहिएगा कब, जब कोई हम फैक्ट्री लगाते हैं, तो फैक्ट्री में क्या है कि जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उसमें हर साल अपने जो मशीन है उसका 10% डिप्रिसिएशन दिखाया जाता है। हर साल हमारा जो फैक्ट्री का मशीन है उसकी लागत 10% कम हो गई, समझ गए। तो ये आपका फिक्स हुआ हर साल 10%। तो जब फिक्स है तो वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट है। नहीं है तो जैसे आप एक डीजल कार खरीदिए दिल्ली में, हर साल 10% आपका डिप्रिसिएशन जाएगा, हर साल जाना है जाना। 10 साल बाद उस गाड़ी को आप लीगल रूप से नहीं चला सकते हैं, तो 10% का डिप्रिसिएशन जाता है, समझ गए। तो ये आपका फिक्स होता है, तो इनडायरेक्ट नहीं है। तो उसी तरह एप्रिसिएशन कभी बढ़ जाता है, सोना खरीदे दाम बढ़ गया, जमीन खरीदे दाम बढ़ गया, एप्रिसिएशन, उसको क्या बोलेंगे। जब एप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, इनकम की एक्सपेंस, कितना बढ़ेगा कोई जानता है क्या। अभी आप सोना खरीदे, अगला साल कितना बढ़ेगा कोई जानता है। इसलिए ये हो गया इनकम। कौन सा इनकम, डायरेक्ट इनकम, समझ गए। बैड डेबिट्स, पैसा डूब जाना। बैड डेबिट्स माने, अब व्यापार है, व्यवसाय में बहुत लोग पैसा, किसी को माल उधार दिया, पैसा दिया, जरूरी है कि सब पैसा रिकवर हो ही जाएगा। कुछ पैसा नहीं भी रिकवर हो पाता है, वो पैसा डूब जाता है। तो बैड डेबिट्स, पैसा डूब गया। कितना डूबा हमको तो पता है, कितना डूबा मालूम है हमको, तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में, समझे। चलिए उसी तरह आता है बैड डेबिट रिसीव, डूबा हुआ पैसा प्राप्त होना। आपको उम्मीद नहीं था कि पैसा मिलेगा, उम्मीद तो छोड़ चुके थे,
ना, फिर भी चलो पैसा आ गया, अचानक आ गया, तो कौन सा इनकम? उम्मीद ही नहीं था, समझे? चलिए आइए, कमीशन समझा दिए, कमीशन समझा दिए। अदर कोई भी इनकम हो, अदर कोई भी इनकम हो, रोड पे पैसा मिल जाए, कौन सा इनकम? ना, अब पैसा गिर जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस, गिर गया तो डायरेक्ट एक्सपेंस, मिल गया तो डायरेक्ट इनकम। मेरा गलती है उसमें मोबाइल चोरी हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंस। बाइक से जा रहा है, हेलमेट फूट गया, बाइक का हेडलाइट कहीं टकरा गया, फूट गया। कार से जा रहा है, गाछ झिम ठोक दिए, नहीं कहेगा, आज पूरा दिन बोलेगा आज तो डायरेक्ट 20,000 का चुना लग गया। बोलता है लोग, बोलता है डायरेक्ट चुना लग गया, उसको जानता नहीं है, पर वो एक्चुअल में अकाउंट का ही एक पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब याद नहीं करना पड़ेगा, बस टेक्निक से आपको पकड़ना पड़ेगा। बिल पेबल, बिल देना, और बिल रिसीवेबल, बिल लेना। अब देखिए बिल क्या, अब मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो आपका एक बिल बना, या आप बिजली बिल आया तो वो भी तो एक बिल है। तो बिल देना एक ड्यूटी होती है, एक लायबिलिटी हो जाता है कि बिल हमको पहुंचाना है या देना है या जैसे करना है। तो जब बिल हम देंगे तो लायबिलिटी होता है, दायित्व कि चुकाना है, और हमने किसी का बिल काटा, अगला हमको देगा तब आएगा, संपत्ति है। जैसे हम बिल काटते हैं आप लोग का, तो वो हमारी क्या है? संपत्ति है, क्योंकि आप लोग पैसा हमको देंगे, ये होता है। अब आते हैं, देखिए बॉन्ड हो, देखिए बॉन्ड हो गया, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और जो भी है जहाँ पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो करंट एसेट्स होता है। क्या होता है? क्योंकि उसको जब चाहे आप तोड़ के पैसा निकाल सकते हैं, तो वो हो गया करंट। अच्छा, इसको इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये हमारी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, हम जब चाहें इसको तोड़ सकते हैं, इसलिए करंट एसेट्स कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, जैसे देखिए कार, बाइक। अब देखिए, अब फिक्स एसेट्स ऐसे आपको याद नहीं होगा। फिक्स एसेट्स का मतलब कोई आइटम जो आप अपने खुद के यूज के लिए खरीदे हैं, कोई भी सामान जो खुद के यूज के लिए खरीदे हैं, उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब ऐसे याद नहीं होगा। अब यहाँ क्या लिखा? कार या बाइक, फिक्स एसेट्स। रहने वाला घर, फिक्स एसेट्स। यूज करने वाला दुकान, फिक्स एसेट। यूज करने वाला मोबाइल, फिक्स एसेट्स। एसी, फिक्स एसेट्स। पंखा, कोई भी सामान जो आप कहीं लिखा भी होगा, एनी आइटम ऑफ सेल्फ यूज, एनी आइटम ऑफ क्या होगा? फिक्स एसेट्स। अब आते हैं, अब समझ लेते हैं लाइन से। कार, बाइक। कैरेज माने होता है ढुलाई चार्ज, ठेला उला कभी ना ढुलाने के लिए मंगवाते हैं, या रिक्शा अक्सर माल ढोने के लिए, कैरेज हो गया। कैरेज समझ गए? कैश इन हैंड मतलब जो पैसा हाथ में हो, अलमारी में हो, पलंग के अंदर हो, धरती के अंदर हो, जहाँ भी रखे आप, वो सभी के सभी कैश अकाउंट या फिर कैश इन हैंड एक ही बात है। कैश अकाउंट रहे या कैश इन हैंड, एक ही बात है। क्लोजिंग स्टॉक, साल का अंत में, साल का जब माल आपका बिकने के बाद आप कैलकुलेशन करते हैं 31 मार्च को कितना माल बचा, तो वो जो बचा हुआ माल है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? ये साल के अंत में होता है, साल के अंत में। साल का अंत कब होगा? 31 मार्च, जो मार्च क्लोजिंग बोलते हैं उसको। तो ये हो गया। उसका मन कितनों में करे हो, जब आपको करे, जब आपके हिसाब के तब क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन नियम तो मार्च में होता है। साल में एक बार होता है। आपका मन आप 21 दिन में करिए, रोज शाम को स्टॉक मिलाइए, लेकिन नियम जो है उसको हम लेके चल रहे हैं। चलिए आइए, अदर कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट में। अब देखिए यहाँ फर्नीचर हो, मशीन हो, जो यूज करने वाला है, जमीन और मकान हो, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब जमीन और मकान, ये सब तो यूज करने की चीज़ है, सब फिक्स है सर, कुछ भी आ गया। अब देखिए सैलरी एडवांस लेना या सैलरी एडवांस देना, दोनों बात हो सकता है। जब भी एडवांस लिए तो लोन हो गया, कर्जा। लोन माने, लोन बोलने में कितना अच्छा लगता है, कर्जा, तो ये कर्जा होता है। चलिए, तो सैलरी अब एडवांस समझ गए। वेज, मजदूरी, आपके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, एडवांस पैसा ले लिया, तो वो भी एक तरह का उसके लिए कर्ज हो गया, वही लोन एडवांस हुआ। अब देखिए आप कोनो बैंक से लोन लीजिए, लोन फर्म कोनो बैंक है ना, SBI हो, PNB, कोई बैंक से लोन लिए तो वो सब किसके अंदर जाएगा? चाहे वो किसी से लिए। अब आते हैं, अब समझिए यहाँ पर परचेज। अब देखिए परचेज माने खरीदना, तो परचेज में जाता है, सीधा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। परचेज में जाता है। इसके अलावा भी चीज़ परचेज में जाता है। क्या क्या जाता है? परचेज ऑर्डर भी परचेज में जाता है। परचेज ऑर्डर भी, जब ये परचेज लग गया तो परचेज में ही जाएगा। परचेज रिटर्न भी परचेज में जाता है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है? माल खरीदे और वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न भी परचेज में जाएगा, है ना। अच्छा,
उधार खरीदिए तैयो परचेज में, नगद खरीदिए और उधार खरीदिए कैश में खरीदिए तैयो, अब बैंक के द्वारा पैसा दीजिए तैयो, कैसे भी परचेज करेंगे तो किसके अंदर जाएगा, वही लिखा है कैश परचेज, क्रेडिट में उधार परचेज, परचेज रिटर्न। उसी तरह सेल्स, जब हम परचेज में जा रहा है तो सेल्स में जाएगा, चाहे उधार बेचे, नगद बेचे, बैंक के द्वारा बेचे। सेल्स रिटर्न भी सेल्स में जाएगा, सेल्स ऑर्डर भी सेल्स में जाएगा। ये आपको याद करना, मतलब समझना पड़ेगा, सारा सेल्स एक में जाता है। अब आते हैं एडिशनल कॉस्ट क्या होता है, अतिरिक्त लागत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अतिरिक्त लागत। मान लीजिए कोई सामान का आपको कोई कस्टमर ऑर्डर दिया, अब उस सामान यहाँ नहीं मिला, सामान मिला दिल्ली में, तो दिल्ली से आने में खर्च होगा कि नहीं होगा, तो आने में जो खर्च हुआ उस खर्च को आप उस पर ऐड करिएगा कि छोड़ दीजिएगा, करिएगा, तभी ना आप अपना प्रॉफिट लीजिएगा। तो आने में कोई भी माल को जब दूर से मंगवाया जाता है तो आने में जो खर्च होता है उसी को बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। ये ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं रहता। एडिशन अतिरिक्त लागत क्या होता है, अतिरिक्त लागत। अब आते हैं, समझ गए एडिशनल कॉस्ट। अब आते हैं एसडी और एससी। एबीसी मतलब कोई भी, XYZ माने कोई भी। एसडी और एससी को समझिए, ठीक है, ये हम पहले भी समझाए हैं, अभी फिर समझा देते हैं। एसडी मतलब होता है सन्ड्री डेटर्स, क्या होता है, सन्ड्री डेटर, और एससी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब डेटर्स का मतलब होता है देनदार और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, है ना। लेनदार पैसा लेगा तो काहे लेगा, पहले इसको समझिए एससी को। एससी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, पैसा लेने वाला। अब कोई हमसे पैसा क्यों लेगा, आपसे पैसा कोई काहे लेगा, जब आप उससे माल खरीदेंगे तभी तो पैसा लेगा। माल हम खरीदेंगे और पैसा हमसे अगला लेगा, तो पैसा लेने वाला हो गया लेनदार। अब ये एससी का एक बात दिमाग में रख लीजिए आप कि जब किसी भी व्यक्ति से, संस्थान से, दुकान से, मॉल से उधार माल खरीदेंगे, उधार माल खरीदेंगे, तो सामने वाला लेनदार कहलाएगा। सामने वाला माल खरीदेंगे पैसा लेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, लेनदार। उसी को लेनदार को सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी एससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जब हम किसी को माल बेचेंगे तो अगला पैसा हमको देगा, अगला पैसा हमको, वो हो गया देनदार। क्या हो गया, इसको अगर आप भूलेंगे तो याद करने का हम ट्रिक हम पहले बताएं फिर बता देते हैं। पहले माल खरीदेंगे, पहले माल बेचेंगे, पहले माल खरीदेंगे, पहले माल खरीदेंगे फिर माल बेचेंगे। तो जब माल खरीदेंगे तो सी, माल खरीदेंगे तो सी, और सी के बाद आता है डी, तो डी फॉर डेटर्स। खरीदने के बाद क्या करेंगे, बेचेंगे। तो आपको ऐसे ही करके याद रखना पड़ेगा, यानी क्रेडिटर से माल खरीदना है और डेटर्स को माल सी से माल खरीदेंगे और डी से माल बेचेंगे। जैसे याद रखिए, यानी आप कभी भी कोई भी माल जब आप खरीदेंगे और उधार खरीदेंगे तो जिससे खरीदेंगे उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में डालेंगे, और जब माल बेचेंगे तब किस में डालेंगे, सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसा चीज नहीं खत्म हो जाएगा, नहीं है, बस समाप्त है। मेरा बोले ना गिन के, मतलब टाइम देख के हमारा पढ़ाने का समय है उसमें हो जाता है, 2-4 मिनट का गिनती नहीं है। थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा तो जरूर, आराम से, खत्म तो है, कहाँ है अब आइए, कोल, गैस, कोयला, गैस, पानी। अच्छा, ये सब चीज़ फैक्ट्री में जब लगता है तो इसका कोई एस्टिमेट नहीं होता है कितना लगेगा। कभी मान लीजिए लाइन कट गया, तेल डीजल ज़्यादा जल जाएगा, कोयला है ज़्यादा जल गया, कभी पानी ज़्यादा लग गया, तो ये सब का एक एस्टिमेट होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है कि 1 महीना में कितना लग जाएगा, 1 दिन में कितना लग जाएगा, कोई गारंटी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ को डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा गया। ऑफिस एक्सपेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। ऑफिस एक्सपेंस जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन कभी कभी ऑफिस में कोई आपका जान पहचान का आ गया, उसको चाय पिलाना पड़ा, तब किस में जाएगा, वो डायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको दिया है। ऑल क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ऑल डेटर, सन्ड्री डेटर, वो तो ऊपर में समझा दिए थे, XYZ में ही समझा दिए थे। ऑल क्रेडिटर्स मतलब सारा व्यक्ति जो से आप माल खरीदेंगे, ऑल डेटर्स मतलब जिसको माल बेचेंगे, वो सभी के सभी इसमें जाएगा, वो दिया हुआ है। जो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री क्यों है, सामान उत्पादन करने के लिए, फैक्ट्री बेचने के लिए तो है नहीं, तो वो हो गया फिक्स एसेट्स, जो भी सामान है। FD मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, ये तब ये समझा दिए थे हम, है ना। ये एक तरह का करंट एसेट्स होता है जिसको आप कभी भी तोड़ के अपना पैसा निकाल सकते हैं। अभी रखिए, रुकिए, अभी हड़बड़ाइए मत। आइए, गोडाउन रेंट, गोदाम का भाड़ा, ये सब समझाना नहीं पड़ेगा, हो गया। अब आते हैं गुडविल, ख्याति, रेवेन्यू, राजस्व, रॉयल्टी। ये हम बता चुके हैं कि ऐसा कोई कार्य या साधन
जो एक बार आप किए बार बार होता रहे, रुपया आता रहे। एक किताब लिखे चल रहा है, पैसा आ रहा है। आपने एक बस खरीदी और उसको पटना से फारबिसगंज चलवा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। ये सभी की सभी फिक्स एसेट्स होती है, समझ गए। अब इंश्योरेंस वगैरह, अब देखिए, अब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो तो हर महीने जाएगा या हर साल में जाएगा या 3 महीने में जाएगा, वो तो तय रहता है ना कितना देना है, तो वो आपका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसी तरह क्लेम लेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम। इंश्योरेंस का क्लेम 5 लाख का क्लेम है तो 5 लाख मिलेगा, है ना। तो वो, लेकिन कभी कभी उसमें कम ज़्यादा भी होता है, तब वो डायरेक्ट में आता है। चलिए, इन्वेस्ट माने कोनो चीज़ में इन्वेस्ट करिए पैसा, सोना में, ज़मीन में, कोई बॉन्ड खरीद लीजिए, कुछ ले लीजिए, किसी कंपनी का शेयर लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, चाहे वो कुछ भी हो। म्यूचुअल फंड तभी बता दिए थे फर्स्ट डे में। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट किए, स्टार्ट करते समय में जो ट्रक का ट्रक माल मंगवाइएगा ताकि काम शुरू कर सके हम, उसी को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। दुकान खोलना है तो माल आएगा ना, तो जब माल को मंगवा के दुकान में स्टॉक किया जाता है, उस समय जो माल आता है उसी को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो आगे कल परसों आपको सीखना है। अच्छा, प्रिंटर, पेपर, प्रचार प्रसार, ये तो समझ गए। प्रिंटिंग, अरे ऑफिस में प्रिंटर वगैरह का यूज़ होता है ना, पेपर लगता है, प्रचार प्रसार, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्योंकि हम लोग तो कभी प्रचार करवा देते हैं, हम तो करवाते ही नहीं हैं हम, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसका बजट होता है कि साल में 50,000 का प्रचार करवाना है, ये उसका बजट होता है, तो वो उसका फिक्स है, इसलिए वो इनडायरेक्ट में डाला गया है। उसके बाद क्या है, परचेज ऑर्डर पहले ही बता चुके हैं, सेल्स ऑर्डर पहले ही बता चुके हैं, शोरूम एंड शॉप ये हम आपको पहले ही बता दिए। शोरूम ये सब बिकता थोड़ी है, ये सब रखने के लिए होता है। ये सब किसके अंदर जाएगा? फिक्स एसेट्स के अंदर। अब मेरी बात सुनिए, कल आप सभी को प्रैक्टिकल में बैठ के ये 82 का 82 एंट्री, एक्चुअली में 82 नहीं 81 ही है, इसको मल्टीपल में एकदम दनादन बनाना है। कैसे? लेफ्ट वाला देखना, राइट वाला अपने मन से डालना है, समझ गए? हो जाएगा ना, पूरा समझा दिए। अब ये क्या, एक बार वीडियो भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये समझ के, और कल जो है आप लोग को ये 82 पूरे मल्टीपल में बनाना, सिंगल में बिल्कुल भी नहीं। कंपनी बनाइए और स्टार्ट हो जाइए। कंपनी बनाते समय ध्यान ये जरूर रखिएगा कि ऊपर में आपका नाम दिखना चाहिए कंपनी में। जब कंपनी बनाते हैं तो उसमें आपका नाम देखना है, दूसरे कंपनी में एंट्री नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल में आप ये बनाइएगा। आपको पूरी कोशिश करनी है कि लेफ्ट वाला हम देख के लिखें और राइट वाला बिना देखे, उसमें से सेलेक्ट करना, वो तो लिखना भी नहीं है, समझे। चलिए, आप लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।